Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathematic by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग नस्ट यूनिवर्सिटी के टॉप 10 एमसीक्यूज फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ये लेक्चर सीरीज बेतहाशा इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप लोगों को लेक्चर सीरीज के बारे में नहीं पता तो बेटा रिमेंबर दिस थिंग। अभी तक मैं मोर देन 4000 एमसीक्यूज नस्ट के तमाम पास्ट पेपर्स के सॉल्व कवर करवा चुका हूं, जिनकी वजह से मेरे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के 150 प्लस 155 प्लस 160 प्लस का स्कोर नस्ट के नेट नंबर 1 2025 के अंदर ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका नस्ब के अंदर बहुत अच्छा स्कोर आए तो आपने लाजमी तौर के ऊपर इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को कवर करना है और कोशिश करनी है इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने जितने लेक्चर्स कवर करवाए हैं हर लेक्चर के अंदर डिफरेंट एमसीक्यूज हैं। अभी तक मोर देन 4000 प्लस मैं मैथ्स के एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं। नस्ब के पेपर में 100 एमसीक्यूज आपके पास मैथ्स के पोर्शन से आएंगे, तो मैथ्स सबसे हैवी पोर्शन है। तो लाजमी तौर के ऊपर अपनी ये आदत बनाइए कि डेली की 5 वीडियोस कवर करिए। अगर आप नस्ब का नेट नंबर 2 देने जा रहे हैं जो कि फरवरी के अंदर आ रहा है, चाहे आप इस्लामाबाद में दें, चाहे आप कराची के अंदर दें, चाहे आप किसी और शहर में दे रहे हैं, मगर कोशिश करें कि डेली की 5 वीडियोस लाजमी कवर करें जहां पे अपनी दूसरी तैयारी करने हैं। उसके साथ साथ ये वाला काम लाजमी तौर पे करें क्योंकि बेटा नस के तमाम पेपर्स के एमसीक्यूज बिल्कुल रिपीट होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज को मैं आप लोगों के सामने प्रूव कर रहा हूं, इस चीज को मैं आप लोगों के सामने ऑलरेडी लेकर आ चुका हूं। तो भाई नस के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं पास पेपर्स के, तो इनकी तैयारी लाजमी तौर पे आपने करनी है। आज की क्लास के एमसीक्यूज नंबर 11 के ऊपर मूव करेंगे। आज की क्लास में अगेन टॉप 10 एमसीक्यूज को हम कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर आज की क्लास के अंदर जो एमसीक्यूज हमारे पास आता है, इसमें एग्जामिनर कह रहा है इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 इन द फोर्थ क्वाड्रेंट देन फाइंड cos थीटा बाय 2। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को बाय द वे मार्क कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। अगर आपने मुझसे ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है, मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया होगा हाफ एंगल का, कि देखो आपको cos थीटा की वैल्यू गिवन है, आपसे एग्जामिनर cos थीटा बाय 2 मांग रहा है, तो हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री के अंदर फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि बेटा हमेशा याद रखिएगा cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 किसके बराबर होता है। ये बराबर होता है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस का cos थीटा और नीचे होल डिवीजन में 2 का 2। ये बेसिक इसका फॉर्मूला है। हम लोगों ने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। हमें देखो निकालना क्या है, हमें निकालना है cos थीटा बाई 2, तो ये एडिटिस का एडिटिस रहेगा इक्वल टू का साइन, अंडर रूट का अंडर रूट 1 का 1 एडिटिस प्लस का cos थीटा। आपको क्वेश्चन में cos थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, किसके बराबर गिवन है 3/2 के बराबर गिवन है। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या वैल्यू गिवन है 3/2 के बराबर गिवन है। तो cos थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 को लिख सकता हूँ, नीचे डिवीजन में 2 का 2। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे, 1 प्लस का 3/2 किसके बराबर होता है, मैं यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ। अगर मुझे 1 प्लस का 3/2 करना है तो एलसीएम कैसे लोगे, इस 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 होगा। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर आपने यहाँ पे एलसीएम ले लेना है। तो क्या बन जाएगा, नीचे आ गया 2 का 2, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई होंगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाएगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाएगी, तो ये बन गया 2 1 2 और ये बन गया 3 1 3। तो मेरे पास एलसीएम के बाद ये क्या आ जाएगा 5/2 के बराबर, क्या आ जाएगा 5/2 के बराबर। तो अंडर रूट का अंडर रूट एज इट इज, ऊपर आ गया सिंपल 5/2 का 5/2 और नीचे होल डिवीजन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती क्या करेंगे, अक्सर बच्चे यहाँ पे गलती पता है क्या करेंगे, वो इस 2 को 2 से काट देते हैं। इतनी मेहनत से क्वेश्चन सॉल्व किया 2 से 2 काट देंगे, हालांकि नर्सरी क्लास की मैथमेटिक्स होती है बेटा। कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो, खुदारा याद रखिएगा, कभी भी मैथ्स में अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है। देखो ऊपर 5/2 मौजूद है, होल डिवीजन में नीचे 2 मौजूद है, होल डिवीजन के बाद नीचे क्या मौजूद है 2 मौजूद है। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक प्रिंसिपल कि सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाकर रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाएगी। यानी कि बेटा देखो नीचे वाला जो 1/2 है नीचे से ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये जो 2 डिवाइडेड बाय 1 था, इस 2 के नीचे कुछ भी नहीं था तो जाहिर सी बात है 1 तो होगा ना। कोई बच्चा कहे सर ये 1 कैसे आ गया, अरे भाई 2 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो मौजूद होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स बेसिक प्रिंसिपल अगर एक से ज्यादा टर्म्स डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली टर्म नीचे से ऊपर जाके रेसिप्रोकेट फॉर्म में लिखी जाती है, तो ये 1/2 बन गया। तो यानी कि रूट के अंदर ये क्या बन गया, रूट के अंदर ये आ गया 5 1 5 और नीचे 2 2 4। अब आप चाहो तो इस 4 को रूट से बाहर फेंक दो, तो क्या बन जाएगा आपका फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। इस तरीके से फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व होगा भाई, कुछ चुटकी बजा के। भाई ये तमाम शॉर्टकट्स, ये तमाम चीजें मैं अपने बैच के अंदर बच्चों को लाजमी तौर पे पढ़ा रहा होता हूँ। तो अगर आप चाहते हो आपकी प्रॉपर तैयारी हो, बहुत अच्छी तैयारी हो, तो बेटा लाजमी तौर पे आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच में आपकी कंप्लीट ना सिर्फ नस के नेट 2 नेट 3 नेट 4 की तैयारी होगी, बल्कि फास्ट की, यूईटी की, जीआईकेआई की, कॉमसेट्स की, आईबीए की, एनईडी की, मैरान की तैयारी भी शामिल है। आपका कोर्स मल्टीपल टाइम लाइव कवर करवाया जाएगा, मल्टीपल टाइम लाइव कवर करवाया जाएगा। क्लियर है बेटा। अच्छा भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है फॉर एनी ट्राइंगल इफ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है फॉर एनी ट्राइंगल इफ ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 4 एंड गामा इज इक्वल टू 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अब देखो भाई इस क्वेश्चन की लॉजिक क्या है, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि नस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे दो बातें कर रहा है, कहते हैं कि भाई तुम्हारे पास अगर कोई ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में तुम्हें साइड ए की वैल्यू गिवन है, साइड बी की वैल्यू गिवन है और तुम्हें गामा का एंगल गिवन है। यानी कि अगर मैं चलो ट्राइंगल बना के दिखा देता हूं, एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें आपको साइड ए की वैल्यू गिवन है बेटा, साइड बी की वैल्यू भी गिवन है और इनके दरमियान का एंगल आपको गिवन है किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर। तो एग्जामिनर कहता है कि भाई क्या चीज निकाल कर बताओ, साइड सी की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। तो हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन को बेसिकली सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो भाई सिंप्लीफाई करने का, सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा कि आप सिंपल तरीके से क्वेश्चन को जब सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये बात मालूम होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में साइन लॉ को अप्लाई करना है कि कोसाइन लॉ के ऊपर। अक्सर बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, अगर तो आपको किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन है तो हमेशा कोसाइन लॉ अप्लाई होता है, या फिर अगर दुनिया में कभी भी आपको दो साइड्स गिवन हो और उनके दरमियान का एंगल गिवन हो, जो कि इस क्वेश्चन में कंडीशन है कि आपको दो साइड्स गिवन है और दरमियान का एंगल गिवन है, तो उस सूरत में भी हम क्या अप्लाई करेंगे, कोसाइन लॉ को अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं कोसाइन लॉ को, कोसाइन लॉ को अप्लाई करने का सिंपल सा फॉर्मूला, अगर मैं साइड सी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, आगे क्या आ जाएगा माइनस का 2ab का ab और कॉस गामा का कॉस गामा। सिंपल इज डेट। तो बेटा देखो सिंपल, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 3 के बराबर है तो 3 का स्क्वायर डायरेक्टली 9 लिख देते हैं। बी की वैल्यू 4 के बराबर है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस का 2 एडिस का रेडिस। ए की वैल्यू क्या है 3 के बराबर, बी की वैल्यू क्या है 4 के बराबर, कॉस का कॉस एज इट इज, गामा किसके बराबर है, गामा बराबर है 30 डिग्री के, तो गामा की जगह पे क्या आ जाएगा 30 का 30 आ जाएगा, गामा की जगह पे क्या आ जाएगा 30 का 30 आ गया। इसको अब अगर मुझे सिंप्लीफाई करवाना है तो कैसे करवाऊंगा, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर, 9 प्लस का 16 किसके बराबर होता है 25 के बराबर होता है, माइनस का 3 टू जार 6 एंड 6 फोर जार, 6 फोर जार इज 24, सिंपल वे में 24 आ गया। आगे देखो कॉस 30 की वैल्यू निकालनी है, बेसिक मैथ्स है, अक्सर बच्चों को बात मालूम नहीं होती बेटा, नस के अंदर कैलकुलेटर नाम की कोई शी अलाउ नहीं है, आपकी बेसिक मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए। कॉस 30 की वैल्यू बराबर होती है किसके, साइन 60 के, जो वैल्यू कॉस 30 की होती है सेम वैल्यू साइन 60 की होती है, तो कॉस 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। सिंप्लीफाई करवा दो, 2 1 जार 2 एंड 2 12 जार इज 24। अगर मैं इसे फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे लेके जाता हूं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का 25 माइनस का 12 अंडर रूट 3, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस का 12 अंडर रूट 3। अब आपको फाइनली इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में देखो ऑप्शंस के अंदर आंसर्स आपको रूट की फॉर्म में नहीं गिवन, कैलकुलेटर भी अलाउ नहीं है, बच्चा बेचारा परेशान हो गया। मगर अगर आप में से कोई बच्चा मेरे बैच का बैठा हुआ है तो वो मुस्कुरा रहा होगा, वो जेरे लब मुस्कुरा रहा होगा, वो बोलेगा सर ट्रिगोनोमेट्री में आपने एज इट इज सेम क्वेश्चन करवाया था, मैंने ट्रिगोनोमेट्री में एज इट इज सेम क्वेश्चन करवाया था। कोई भी बच्चा मेरे बैच का बैठा हुआ जाकर ट्रिगोनोमेट्री के लेक्चर को लीजिएगा, वहां पे मैंने सेम क्वेश्चन आपको पढ़ाया होगा। उसके पीछे लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है कि मुझे पता है क्वेश्चन नस में बेतहाशा आता है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, बाय द वे इसको सॉल्व करना बहुत ईजी है, अगर कैलकुलेटर नहीं भी अलाउ कोई मसला नहीं है। कैसे सॉल्व करोगे, देखो दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, एक तो आपको रूट 3 की वैल्यू मालूम हो तो आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 में से उस वैल्यू को माइनस करवाओगे, इसके बाद फिर सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लोगे। आपको सी की चूंकि वैल्यू चाहिए तो अंडर रूट भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक तरीका तो है कि आपको बेसिक मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो। देखो बेसिक मैथ्स आपकी उस वक्त स्ट्रांग होती है जब आप प्रैक्टिस करते हो, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर इजी इट विल बिकम फॉर यू गाइस। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप ये सोचते रहोगे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा, कैलकुलेटर के बगैर कैसे होता है क्या होता है, भाई सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, बस आपने एक चीज का ख्याल रखना है, आपने अपनी तरफ से बेस्ट देना है। तो बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लॉजिक क्या बनेगी हमारी। सबसे पहले तो आपको इसको, अगर मैं बेसिक मैथ्स में आपको सॉल्व करवाऊं ना, तो बेटा देखो आपको दो बातों को लाजमी तौर पे याद होनी चाहिए, आपको रूट 3 की वैल्यू याद होनी चाहिए, आपको रूट 3 की हमेशा वैल्यू याद होनी चाहिए, और आपको हमेशा रूट 5 की वैल्यू याद होनी चाहिए। रूट 2 बराबर होता है किसके 1.4 के, रूट 3 बराबर होता है किसके 1.7 के, रूट 5 किसके बराबर होता है 2.2 के। तो आपको ये तीन अंडर रूट की वैल्यूज लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आप पर्टिकुलरली अच्छा स्कोर करो, ये तीन वैल्यूज आपको लाजमी तौर पर मालूम होनी चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर जिस चीज का आपने बड़ा ख्याल रखना है वो चीज क्या है कि भाई आपको इसको, या तो अगर आप नॉर्मल मेथड पे भी सॉल्व करने पे जाते हो तो नॉर्मल मेथड क्या होगा, देखो नॉर्मल मेथड ये कि मुझे अगर सी की वैल्यू चाहिए ना, तो ये माइंड का जो माइंड गेम वाला मेथड होता है ना, जिसके अंदर आपकी माइंड का इस्तेमाल होता है, अगर आप उस मेथड को भी इस्तेमाल करने पे जाओ तो आप देखो कि भाई आपको चूंकि सी की वैल्यू चाहिए ना, तो सी का मतलब क्या है कि जब मुझे स्क्वायर रिमूव करना पड़ेगा तो अंडर रूट अप्लाई होगा, तो ये बन गया 25 माइनस का 12 इंटू रूट 3 रूट के अंदर। अब आप देखो एक आंसर आ रहा है 18, एक आंसर आ रहा है 19, एक आ रहा है 2.05, एक आ रहा है 4। आप खुद सोचो
रूट थ्री की जो भी वैल्यू होगी, रूट थ्री की वैल्यू जाहिर सी बात है किसके बराबर होगी, वन पॉइंट समथिंग के, मुझे नहीं पता ऑल्दो क्या होगी, जो भी वैल्यू होगी। मैं आपको एक नॉर्मल मेथड बता रहा हूं किस तरीके से आप क्विक मैथ्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अपनी माइंड गेम के ऊपर, कि देखो रूट थ्री की जो भी वैल्यू होगी, जब मैं उसको 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरी वैल्यू 13, 14, 15 इसके बराबर तो बनेगी, नॉर्मल सी बात है, इसके बराबर कुछ ना कुछ तो बनेगी वो। जब 12 को मैं रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ ना कुछ वैल्यू 13, 14, 15 कुछ तो बनेगी, इंक्रीज तो होगी वैल्यू। रूट थ्री की वैल्यू वन से कम बड़ी होगी, क्योंकि रूट फोर देखो बराबर होता है टू के, रूट टू या आपके पास रूट फोर बराबर होता है टू के, तो इसका मतलब रूट टू थ्री की वैल्यू क्या होगी, टू से तो कम ही होगी, नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि रूट फोर बराबर होता है टू के, तो रूट थ्री की वैल्यू वन पॉइंट समथिंग होगी। तो जो भी वैल्यू होगी जब वो 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वैल्यू जाहिर सी बात है 12 से बड़ी हो जाएगी, 13, 14, 15। तो जब आप उसको 25 में से माइनस करोगे और फिर उसका अंडर रूट भी लोगे तो कभी भी 18 नहीं आ सकता, 18 या 19 कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। ये माइंड गेम है यार, ये सारी की सारी माइंड गेम है, इसमें कोई मुश्किल बात मैं नहीं कर रहा, मैं एक आपको सिंपल सी लॉजिक दे रहा हूं कि देखो जब मैं 12 को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं भी करवा के भी दिखा देता हूं, तो मेरा जो भी आंसर आएगा वो या तो 13, 14, 15 जो भी आएगा, जो 14, 15 लेट सपोज 14 आएगा, 25 में से जब मैं 14 माइनस करूंगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू बचेगी ना, 25 में से 14 माइनस करूंगा, लेट सपोज 8 आ जाएगा। तो रूट एट का वैल्यू कभी भी 18 नहीं हो सकता, रूट एट की वैल्यू है, रूट नाइन की वैल्यू कभी भी 19 नहीं हो सकती। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गए। तो करेक्ट ऑप्शन या तो ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा, इसके ऊपर अब आपने सोचना है। वैसे आसान चीज क्या है कि सबसे लोएस्ट वाला होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि पहले मैं 25 माइनस 12 इंटू रूट थ्री करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट भी लूंगा, सबसे लोएस्ट आंसर ही बचेगा मेरे पास टू की फॉर्म के अंदर, क्योंकि बेटा 12 में से पहले रूट थ्री भी माइनस, 12 को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे, 25 में से माइनस करोगे, फिर जब उसका स्क्वायर रूट लोगे तो जाहिर सी बात है छोटी वैल्यू आएगी। अगर हम इसको चेक कर लेते हैं, चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले 12 रूट थ्री की वैल्यू निकालेंगे। रूट थ्री किसके बराबर होता है भाई, रूट थ्री की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, रूट थ्री बराबर होता है 1.7 के। तो अगर मुझे 12 को मल्टीप्लाई करवाना है रूट थ्री के साथ, तो रूट थ्री बराबर है किसके, 1.7 के। अब लोगों को लगता है कि भैया कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, जिंदगी रुक जाएगी, जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ आपको बेकार किस्म के कोचिंग सेंटर्स आपको बताते हैं कि भाई कैलकुलेटर बगैर मैथ्स करनी है। याद रखिएगा सारी की सारी दुनिया में मैथ्स कैलकुलेटर के बगैर होती है। तो भाई कैलकुलेटर के बगैर डेसिमल प्लेस मल्टीप्लीकेशन कैसे की जाती है, कि आप डेसिमल को हमेशा पहले इग्नोर कर देते हो, आपने सिंपल 12 इंटू 17 करना है। तो भैया सेवन टू जर क्या हो गया, 14 का 4, वन कैरी, सेवन वन जर सेवन और वन का इजाफा, ये बन गया 8 का 8। क्रॉस का क्रॉस लगाओगे, टू वन जर टू होता है, वन वन जर वन होता है। तो बेटा यहाँ पे आ गया 4 का 4, 8 और 2, 10 का 0 और एक, एक और एक, ये बन गया 2, यानी कि क्या बन गया, 204। अब देखो आपने कभी भी डेसिमल प्लेस जब मल्टीप्लीकेशन करनी है तो हमेशा डेसिमल को पहले इग्नोर कर देना है। जब आपने अपना आंसर निकाल लिया, अब डेसिमल को लगाओगे, अब कैसे लगाओगे, देखो हमारे पास ये जो 1.7 है, इसके अंदर डेसिमल आ रहा है, कितने डिजिट पहले आ रहा है, एक डिजिट पहले आ रहा है। 12 के अंदर कोई डेसिमल नहीं आ रहा, मैंने 12 और 17 को आपस में मल्टीप्लाई करवाया ना, तो खाली एक नंबर में डेसिमल आ रहा है, किसमें आ रहा है, 17 के अंदर, यानी कि 1.7 है वो, कितने डिजिट पहले डेसिमल आ रहा है, एक डिजिट पहले। तो आंसर में भी मैं एक डिजिट पहले बस डेसिमल लगा दूंगा, तो क्या बन गया, ये बन गया 20.4। तो यानी कि मेरे पास 12 इंटू रूट थ्री किसके बराबर है, 20.4 के। तो यानी कि मेरा ये क्या बन गया, मेरे पास सी की वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी की वैल्यू आ गई 25 का 25 माइनस का 12 रूट थ्री, 12 रूट थ्री किसके बराबर आ गया, ये आ गया 20.4 के। अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो क्या बन जाएगा, 25 में से 20 को माइनस करोगे और 20.4 को, अच्छा अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे करते हैं। अरे भाई देखो 25.0 है, अगर मुझे इसमें से क्या माइनस करना है, 20.4 को, तो भाई यहाँ से कैरी लोगे, 4 बचा 10, 10 में से 4 गया 6 बचा, 4 में से 4 एज इट इज आ गया, 2 में से 2 गया तो 4.6 बच गया, यानी कि अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, 4.6 आ गया। तो जाहिर सी बात है आपका आंसर क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट 4.6 के बराबर। तो अब रूट 4.6 क्या होगा, 4 के बराबर तो नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है किसके बराबर होगा, 2.05 के बराबर होगा। भाई ये विद इन सेकंड में सॉल्व करने का क्वेश्चन है, अगर आपकी लॉजिक्स क्लियर होंगी, आपकी बेसिक मैथ्स क्लियर होगी, आप विद इन सेकंड्स पे कर सकते हो। कि भाई आपने देखा विद इन सेकंड्स के ऊपर रूट 4.6 आ गया सी की वैल्यू, अब रूट 4.6 क्या होगा, जाहिर सी बात है 2 पॉइंट समथिंग होगा मेरा आंसर, तो 2.05 विल बी द करेक्ट आंसर, फर्दर सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली दिख रहा है साफ तौर पे आंसर क्या होगा। देखो ये तमाम की तमाम बातें मैं बैच में पढ़ाता हूँ बच्चों को, तमाम की तमाम चीजें बैच के अंदर में डिस्कस कर रहे होते हैं, तो एवरीथिंग इज क्लियर, कोई मुश्किल की बात ही नहीं है बेटा, यहाँ पे सिंपल वे में क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अच्छा भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि भाई टेंजन इनवर्स एक्स प्लस का टेंजन इनवर्स नेगेटिव एक्स किसके बराबर होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारे पास ट्रिक किसके बराबर है, हमेशा याद रखिएगा कि भाई टेंजन की ये प्रॉपर्टी होती है कि टेंजन में अगर आप कभी भी नेगेटिव का एंगल डालते हो ना, टेंजन की ये प्रॉपर्टी होती है नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है और सिंपल तरीके से एंगल पे अप्लाई हो जाता है। सेम गोज फॉर द इनवर्स, के टेंजन के अंदर कभी भी अगर इनवर्स का, क्या टेंजेंट इनवर्स अगर कहीं पे भी मौजूद हो और उसके अंदर नेगेटिव का एंगल आ जाए तो नेगेटिव वैल्यू को बाहर फेंक देगा, सिंपल तरीके से वो इनवर्स जो होगा पॉजिटिव के एंगल पे अप्लाई हो जाएगा। ये बेसिक लॉजिक है भाई, बेसिक
चीज है। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो बेटा देखो ये क्या बन गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स एक्स का टेंजेंट इनवर्स एक्स, इट इज आगे प्लस का साइन। अब की बारी में देखो आगे क्या हो रहा है, टेंजेंट इनवर्स नेगेटिव का एक्स। तो भाई टेंजेंट की ये प्रॉपर्टी होती है और टेंजेंट इनवर्स की भी ये प्रॉपर्टी होती है, कभी भी टेंजेंट या टेंजेंट इनवर्स में अगर नेगेटिव का इनपुट डालोगे तो वो नेगेटिव साइन को क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा, और सिंपल तरीके से वो एंगल के ऊपर एडिटिव अप्लाई हो जाएगा। तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, टेंजेंट प्लस के टेंजेंट इनवर्स से नेगेटिव का टेंजेंट इनवर्स कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा जीरो के बराबर। So the correct answer should be option number A. A for apple. Apple is the correct answer. अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है a line whose slope is m and passing through a point x1 y1 is dash y2 minus y1 equal to m x2 minus x1 y minus y1 equal to m x minus x1। आगे कहता है mx is equal to y2 minus y1, या फिर none of these। बहुत सारे बच्चों को ये क्वेश्चन ही नहीं पता होता कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा देखो कभी भी दुनिया के अंदर किसी भी लाइन के ऊपर, दुनिया के अंदर अगर किसी भी लाइन के ऊपर आपको एक स्लोप का पॉइंट गिवन है और उस लाइन पे एक पॉइंट आ रहा है x1 y1, तो भैया मैंने आपको पढ़ाया था स्लोप के फॉर्मुलाज के अंदर, इक्वेशन ऑफ अ लाइन के फॉर्मुलाज के अंदर, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा ऐसी लाइन का, ऐसी लाइन का फॉर्मूला होता है y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। ये ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है जिस लाइन पे आपको एक स्लोप की वैल्यू गिवन हो और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ रहा हो, तो सिंपल वे में उसको इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लाइन पे आपको लेट सपोज दो पॉइंट्स गिवन है, तब इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस सूरत में बस सिंपल हम m को ओपन कर देते हैं, फॉर्मूला सेम रहता है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, y माइनस का y1 इक्वल टू के बाद y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस का x1 इंटू x माइनस का x1। सही है ना, ये फॉर्मूला उस वक्त होता है, अप्लाई करते हैं जब एक लाइन पे आपको दो पॉइंट्स गिवन हो, सिर्फ दो पॉइंट्स, तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास इंटरसेप्टिंग लाइन आ रही है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, उस लाइन की इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x डिवाइडेड बाय a प्लस का y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं नस्ट के अंदर। अगर 100 एमसीक्यूज का पेपर आ रहा है तो 20 से 25 स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज होंगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूलाज होंगे, इसका बड़ा ख्याल रखिएगा। तो बेटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके पास एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट गिवन है और उस लाइन के ऊपर स्लोप की वैल्यू गिवन है, तो भैया क्या फॉर्मूला होगा, y माइनस का y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस का x1। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बनाना इज द करेक्ट। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन हैविंग द वर्टिसेस 1,2 3,4 एंड 5,6। अब देखो बेटा नॉर्मली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो फॉर्मूला किताबों के अंदर गिवन है, सबसे पहले आपको मैं नॉर्मल फॉर्मूला पढ़ा रहा हूं जो कि आपको आपके मशहूर जमाना कोचिंग सेंटर वाले पढ़ाएंगे और आपको बेवकूफ बनाएंगे कि भाई नॉर्मली एफएससी की किताबों के अंदर जो फॉर्मूला मौजूद है, कभी भी आपके पास एरिया ऑफ अ ट्रायंगल अगर आपको कैलकुलेट करना है किस पैटर्न पे निकालोगे, सिंपल तरीके से x1 y1 1, x2 y2 1, फिर x3 y3 1। ये सिंपल फॉर्मूला है कभी भी एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना हो और आपको उस ट्राइंगल के तीन कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो किस पैटर्न पे निकालते हो कि भाई सिंपल 1/2 का 1/2, देन x1 y1 1, फिर x2 y2 1, फिर x3 y3 1। आपके पास इस तरीके से आप यहाँ पे डिटरमिनेंट लोगे, आपके पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू आ जाएगी। एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है, ये तरीका लंबा है, ये तरीका मुश्किल है, ये तरीका आपके पास टाइम कंज्यूमिंग है, बट जब आप सर हाशिम से पढ़ रहे हो, अगर आप किसी भी कोचिंग के अंदर भी जाते हो तो भैया जो शॉर्टकट मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, अपने कोचिंग वालों से जाके पूछिएगा क्या उन्होंने आपको पढ़ाया, नहीं पढ़ाया होगा, आई कैन बेट यू दिस थिंग। तो भाई इसको सॉल्व करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कभी भी अगर आपने कैलकुलेट करना है ना, शॉर्टकट फॉर्मूला बड़े मजे का है। आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स गिवन है, सबसे पहले नंबर के ऊपर पहले वाले वर्टेक्स को लिखो, फिर दूसरे वाले वर्टेक्स को लिखो, फिर तीसरे वाले वर्टेक्स को लिखो। अब जो पहला वाला वर्टेक्स है उसको एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन करो। मैंने क्या कहा, पहला वाले वर्टेक्स लिखा, दूसरा वाला लिखा, पहला वाला लिखा, दूसरा वाला लिखा, तीसरा वाला लिखा, सिंपल जो पहला वाला है उसको एक दफा कॉपी डाउन कर दिया, कर दिया, यहां तक की बात पल्ले पड़ती है। अब बड़े मजे का काम करना है, अब आप इस तरीके से डायगोनल लाइंस को बना लो, इस तरीके से डायगोनल लाइंस को बना लो, इस तरीके से डायगोनल लाइंस को बना लो। अब सिंपल इन डायगोनल लाइंस को मल्टीप्लाई करवाओ। सही है, नीचे 2 का 2 एडिटिव आएगा, ये हमारी शॉर्टकट का 2 होता है, नीचे नीचे 2 का 2 एडिटिव आएगा। सिंपल डायगोनल लाइंस को मल्टीप्लाई करवाओ, 4 1 जार क्या होता है, 4 होता है प्लस का साइन। अब दूसरी वाली डायगोनल लाइन को मल्टीप्लाई करवाओ, 3 6 जार क्या होता है, 18 होता है प्लस का साइन। 5 2 जार क्या होता है, 5 2 जार 10 होता है। तो यानी कि आपने इन तीनों डायगोनल लाइंस को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब बीच में लगाओ नेगेटिव का साइन, अब बीच में लगाओ नेगेटिव का साइन, और अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर लाइंस बनाओ। ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे अब लाइन बना दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे लाइन बना दो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पे लाइन बना दो। अब इन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की लाइंस को मल्टीप्लाई करवाओ, 3 2 जार क्या बन जाएगा, 3 2 जार 6 प्लस का साइन,
फाइव फोर जार क्या होता है, 20 के बराबर होता है, प्लस का साइन, सिक्स वन जार क्या होता है बेटा, 6 के बराबर होता है। अब इनको सिंप्लीफाई करवा दो, क्या बन गया, 18 के अंदर 10 को अगर मैं जोड़ता हूं 28 बन गया, 28 में 4 को जोड़ता हूं, 28 में 2 जोड़ूंगा 30 बनेगा, 30 में 2 जोड़ूंगा 32 बन जाएगा, 32 बन गया, माइनस का साइन। यहाँ पे देखो 6 और 6 12, और 20 में अगर 12 को जोड़ूंगा तो भैया 20 प्लस का 12, 20 में जब 12 को जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 32। तो यानी कि क्या बन गया, 32 माइनस 32, नीचे 2 का 2, 32 में से 32 माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, 0/2। दुनिया में कभी भी कोई टर्म जीरो से अगर डिवाइड हो रही है तो आंसर भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट, कैट माने बिल्ला इज द करेक्ट आंसर। वैसे इसको अब मैं आपको इसकी एक और ट्रिक भी बता सकता हूँ, चलो मैं आगे चल के बताता हूँ। पहले मैं इस ट्रिक को एक दफा रिपीट कर देता हूँ। बेटा ये ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है, कभी भी दुनिया के अंदर अगर आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल कैलकुलेट करना है और आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, आप हमेशा इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करोगे। शॉर्टकट आपसे क्या कहती है कि आपने सिंपल तरीके से पहले वाले वर्टेक्स को लिखना है, दूसरे वर्टेक्स को लिखना है, फिर तीसरे वर्टेक्स को लिखना है, और फिर पहले वाले वर्टेक्स को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देना है। सही है। आप सबसे पहले डायगोनल लाइंस बनाओगे, डायगोनल लाइंस बनाओगे, इन एलिमेंट्स को सॉल्व करोगे, माइनस का साइन, फिर नॉन डायगोनल लाइंस बनाओगे, इन एलिमेंट्स को सिंप्लीफाई करवाओगे। अब आप करोगे क्या, इन टर्म्स को सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाओगे, टर्म्स को सिंप्लीफाई करवाओगे, वैल्यूज को एक्सपेंड करवाओगे। यानी कि सिंपल देखो, पहले डायगोनल लाइंस को मल्टीप्लाई करवाया, बीच में प्लस का साइन, फिर ये माइनस का साइन शॉर्टकट का, फिर नॉन डायगोनल लाइंस को मल्टीप्लाई करवाओगे। अब जब आप आंसर निकालोगे सिंप्लीफाई के बाद, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू क्या है, 0 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर है। ये ट्रिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। किसी भी महंगे बेकार कोचिंग सेंटर में बैठे हो, किसी भी ट्यूशन वाले बाजी बाजी के पास बैठे हो, अपने दोस्तों से जाके पूछो कि आपको ट्रिक आती है कि नहीं आती, और अगर उन्हें नहीं आती तो उन्हें बताओ कि आपने कहां से ट्रिक सीखी है। उन्हें बताओ कि भाई ये ट्रिक आपने कहां से सीखी है, सर हाशिम से। तो भाई अपने माँ बाप के पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है, लाजमी तौर पर नस्ट के, ईकेट के, फास्ट के, आईबीए के, एनईटी के बैच के अंदर आइए, आपको तमाम ट्रिक्स क्लास में सिखाई जाएंगी, ये तमाम ट्रिक्स आपको वहां पे पढ़ाई जाएंगी। अच्छा एक और चीज मैं आपको वहां पे बता देता हूँ, एक और बड़े मजे की ट्रिक है, एक और बड़े मजे की चीज आपको बताता हूं। कभी भी अगर आपके पास ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हो, ऐसे ट्राइंगल का एरिया भी क्या होता है, जीरो होता है। ये आपको वैसे ही वैसे पता चल जाता। ये ट्रिक हमेशा जहन में रखिएगा। अगर किसी भी ट्राइंगल के वर्टिसेस कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हो, 1 2 3 4 5 6, तीन वर्टिसेस हैं, तीनों की जो वैल्यूज आ रही है ना, अगर वो कंसेक्यूटिव वैल्यूज आ रही हैं तो नॉर्मली आपके पास ऐसे ट्राइंगल का एरिया जीरो होता है। ये एक शॉर्टकट है कि अगर आप क्वेश्चन देखते साथ ही अंदाजा कर सकते थे कि ट्राइंगल के वर्टिसेस कैसे आ रहे हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हैं, तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया मुझे ट्रिक भी अप्लाई नहीं करनी पड़ती, मुझे जो शॉर्टकट मैंने आपको दिखाई है ना, ये शॉर्टकट भी अप्लाई नहीं करनी पड़ती, क्योंकि भाई अगर ट्राइंगल के वर्टिसेस कंसेक्यूटिव नंबर्स आ रहे हो तो ऐसे ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। खैर मैंने करके बता दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपको ट्रिक सिखानी थी बेटा, मुझे यहाँ पे आपको ट्रिक सिखानी थी, इसलिए मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसमें एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन 1/x इंटू डीएक्स प्लस का सी किसके बराबर होगा, सॉरी इंटीग्रेशन 1/x इंटू डीएक्स किसके बराबर होगा। हमेशा याद रखिएगा, कभी भी दुनिया के अंदर, कभी भी दुनिया के अंदर अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, डिवीजन के अंदर, फंक्शन के ऊपर, इंटीग्रेशन का डिवीजन में डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं होता, एक डिवीजन में उसकी शॉर्टकट होती है। कि देखो कभी भी अगर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं इंटीग्रेशन में, और अगर नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, भाई नीचे यहाँ पे एक्स आ रहा है तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, तो ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इंटीग्रेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला ये कहता है कि एक दफा ln को लिखो और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो ln का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के सी के साथ आपका आंसर आ गया। तो द करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। मैं इस बात को फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं। लेट्स सपोज, अच्छा बेटा इसी क्वेश्चन से लिंक देखो, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन भी नर्स के रीसेंट पेपर्स के अंदर बहुत ज्यादा पूछा गया, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन में कभी भी दो फंक्शंस अगर डिवाइड हो रहे हैं, इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कोई डिवीजन फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। अगर इंटीग्रेशन में कभी भी आप देखते हो ना कि दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो हमेशा याद रखिएगा आपने क्या देखना है, आपने देखना है कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कभी भी दुनिया के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर, अगर कभी भी दुनिया के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, तो आपने क्या चीज देखनी है, आपने हमेशा ये देखना है कि आया नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर तो करता होगा तो हम डिवीजन का शॉर्टकट फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा देखो नीचे आ रहा है 4x² माइनस का 4, इसका ऊपर देखो डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, आइए चेक कर लेते हैं। बेटा देखो 4x² माइनस के 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x² का डेरिवेटिव होगा हमारे पास सिंपल तरीके से 4 2 जार 8x, माइनस के 4 का डेरिवेटिव होता है 0 के बराबर। यानी कि 4x² माइनस के 4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 8x के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 8x के बराबर। तो बेटा देखो ऊपर x तो मौजूद है, 8 मौजूद नहीं है, तो हम लोगों ने क्या करना है, 8 को ऊपर लेकर आना है। कैसे लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के। कैसे लेकर आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमने देखो क्या करवाया, सिंपल तरीके
तरीके से 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड, ताकि मेरे पास नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो जाए, ताकि मेरे पास नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो जाए। अब देखो नीचे वाली टर्म का चूंकि ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो गया, अब मैं फाइनली एलन शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो बेटा देखो, अगर कभी भी इंटीग्रेशन में दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं तो हमेशा चेक करोगे कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है, जो कि मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि यहाँ पे हो रहा है। तो सिंपल वे में क्या बन गया, हम सिंपल तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेशन का एलन शॉर्टकट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चूंकि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव फॉर्म हो रहा है तो एक दफा एलन को लिखेंगे, और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज एलन के फंक्शन के तौर पे आ जाएगा। प्लस के सी के साथ मेरा आंसर होगा, प्लस के सी के साथ मेरा आंसर होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, हमारा सिंप्लीफाई हो गया। डेट्स द लॉजिक हियर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया। भाई ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटीग्रेशन में मैंने बहुत इजी करके तमाम चीजें पढ़ाई हुई हैं, तो मैंने आपको इससे मिलते जुलते क्वेश्चन दिखा भी दिया। अच्छा बाय द वे, क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी लॉजिक पे आ रहा है। भाई ये इत्तेफाक है, मेरी तरफ से कोई नहीं है, मैंने क्वेश्चन शफल किए हुए थे। इंटीग्रेशन क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन सेक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टेंजन एक्स इंटू डीएक्स का डीएक्स, कहता है सॉल्व करके बताओ। अरे बेटा देखो कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, आप पहले बात को समझो कि भैया देखो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देखना होता है अगर कभी भी दुनिया के अंदर दो फंक्शंस इंटीग्रेशन में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो। अगर कभी भी दुनिया के अंदर दो फंक्शंस इंटीग्रेशन में डिवाइड हो रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव देखेंगे। अब देखो नीचे मेरे पास क्या आ रहा है, टेंजन एक्स। टेंजन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है आपको याद होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, टेंजन एक्स का डेरिवेटिव दुनिया के अंदर क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल एलन का एलन, और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज एलन का फंक्शन बन जाएगा, प्लस के सी के साथ मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया, चुटकी बजा के सॉल्व हो गया। बताओ क्या मुश्किल बात है यार इसके अंदर। हमेशा याद रखिएगा इंटीग्रेशन में ना तो कोई डिवीजन फॉर्मूला है, ना कोई मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला है, ना कोई इनवर्स का फॉर्मूला है, ना कोई एलन का फॉर्मूला है। आप बोलोगे सर अभी तो हमने डिवीजन का फॉर्मूला पढ़ा। भाई ये डिवीजन का शॉर्टकट है, डिवीजन का इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन जो आप पढ़ते हो वो डिवीजन की एक टेक्निक है अलजबरा की, इट इज नॉट द बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। हम पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए, पार्शियल फ्रैक्शन एक मेथड है डिवीजन अप्लाई करवाने के लिए, वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं है। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होती बात, लोगों को लगता है सर वो बाय पार्ट्स जो होता है। अरे भाई बाय पार्ट्स एक मेथड है, बाय पार्ट्स एक तरीकेकार है मल्टीप्लीकेशन करवाने का, वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है मल्टीप्लीकेशन का, जिस तरह डेरिवेटिव में फॉर्मूला होता है। तो इंटीग्रेशन के अंदर आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम होने चाहिए। लोगों को इंटीग्रेशन मुश्किल क्यों लगती है, भाई लोगों को इंटीग्रेशन इसलिए मुश्किल लगती है, उन्हें रूल्स नहीं पता होते। अगर आपको गेम के रूल्स ना पता हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि यार क्रिकेट के अगर आपको रूल्स ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं डीएलएस कब अप्लाई करना है, आपको पता ही नहीं ग्राउंड में कितने बंदे जाएंगे, कि भाई वॉलीबॉल किस तरीके से खेली जाती है। अब मुझे क्या पता वॉलीबॉल के यार रूल्स, अगर मुझे नहीं पता तो मैं कैसे उस गेम को एंजॉय करूंगा। या फिर वो अमेरिका का बड़ा मशहूर गेम कौन सा, वो डंडे से जो खेलते हैं, मुझे नहीं पता उसके रूल्स क्या हैं। बास्केटबॉल हो गई जो भी एक्स वाई जी, मुझे नहीं पता उसके रूल्स क्या हैं। तो अनलेस एंड अनटिल आपको इंटीग्रेशन के सारे रूल्स नहीं पता होंगे, यू कैन नॉट सॉल्व इट इजीली। तो याद रखिएगा मेरी कोशिश होती है बच्चों को इंटीग्रेशन बहुत तरीके से, बहुत मजे से पढ़ाई जाए। अच्छा बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है इफ वन माइनस इंटीग्रेशन वन माइनस टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेंजन एक्स टू डीएक्स। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। याद रखिएगा इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस बेतहाशा आपके नस्ट के पेपर के अंदर पूछे जाएंगे, तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। इंटीग्रेशन से पूरा का पूरा पेपर बहुत से बच्चों का लाल होता है, भरा हुआ होता है, तो आपने लाजमी तौर पे इंटीग्रेशन की तैयारी हत्तुल इम्कान कोशिश करनी है कि अच्छे से अच्छे तरीके से करें। इस क्वेश्चन की देखो लॉजिक क्या है, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं इंटीग्रेशन वन माइनस टेंजन एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस टेंजन एक्स। अब देखो दो फंक्शन डिवाइड तो हो रहे हैं, मगर डायरेक्टली आप एलन का कॉन्सेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन एक ही फॉर्मूले में एलन आ रहा है एक ही ऑप्शन के अंदर। इसका मतलब इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आइए जरा इसको पहले सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं। वन माइनस का वन माइनस एज इट इज। मुझे एक चीज साफ तौर पे दिख रही है, सारे ऑप्शंस के अंदर साइन कॉस या फिर कॉट भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, साइन भी आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई तो फनकारी चल रही है। तो अगर मैं टेंजन एक्स को ओपन करूं तो भाई मुझे पता है टेंजन किसके बराबर होता है, टेंजन बराबर होता है साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स के। और नीचे होल डिवीजन के अंदर क्या है, वन प्लस का टेंजन एक्स। तो अगेन टेंजन की जगह पे क्या आ जाएगा, टेंजन की जगह पे आ जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। अब देखो इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे, सिंपल तरीके से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन कैसे होगी, अगर मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। इस वन के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब वन तो होगा, तो यानी कि नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये टर्म अपने क्रॉस में जाएगी, ये टर्म अपने क्रॉस में जाएगी। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास सिंपल कॉस एक्स का कॉस एक्स एज इट इज। ये कॉस एक्स जाके
वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वन जाके सिंपल फिर साइन एक्स से हो जाएगा। नीचे होल डिवीजन में भी सेम काम करेंगे, एलसीएम लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे। नीचे वाली टर्म्स को क्या करवाएंगे बेटा, नीचे जाके मल्टीप्लाई, ये क्रॉस अपने टर्म से जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा क्रॉस के अंदर, और ये वन जाके अपने क्रॉस में साइन एक्स से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आ गया, dx का dx, इस cos x से cos x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो मेरे पास फाइनली ये क्या बन गया, मेरे पास ये फाइनली बन गया इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। ऊपर आ रहा है cos x माइनस का sin x, और नीचे क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है मेरे पास cos x प्लस का sin x इंटू dx का dx। अब फाइनली अगर मैं इंटीग्रेशन को अप्लाई करूं, तो अब मैं अगर इंटीग्रेशन को अप्लाई करूं, मैं चेक करता हूं कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है। तो भैया देखो cos x प्लस के sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का देखो डेरिवेटिव होता है मेरे पास नेगेटिव का sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव का cos x। तो प्लस का cos x माइनस का sin x बिल्कुल मौजूद है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाली टर्म का ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा सिंपल ln का ln, और जो भी नीचे वाला फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज आपके ln का फंक्शन बन जाएगा। तो नीचे वाला क्या फंक्शन है, ln cos x प्लस का sin x, आगे आ गया प्लस का c। यानी कि देखो नीचे वाली टर्म का चूंकि ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया सिंपल तरीके से ln cos x प्लस का sin x प्लस के c के बराबर। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन फाइनली सॉल्व हो गया। डेट्स द लॉजिक हियर। क्या मुश्किल बात है इसके अंदर, क्या चिंता की बात है भाई, मुझे बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। अरे भाई नर्सरी क्लास का बच्चा सॉल्व कर लेता है इस क्वेश्चन को। भाई ये एक लॉजिक देखो कितनी ज्यादा पेपर में आई भी है, ये एक पेपर में कितनी दफा ये लॉजिक पूछी हुई है, आप इस चीज को खाली नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है अ पॉइंट which lies inside the circle, its distance from the center is dash। एक ऐसा पॉइंट जो कि सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, जरा और से बात समझेंगे कि भाई थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आ रहा है। एग्जामिनर कह रहा है कि तुम्हारे पास एक पॉइंट है, और वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है। लेट सपोज ये वो पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस होगा सेंटर से, इसका जो डिस्टेंस होगा, लेट सपोज सर्कल का सेंटर ये रहा, इसका जो डिस्टेंस होगा वो सेंटर से वो कैसा होगा, वो रेडियस के मुकाबले में लेसर होगा, नल होगा, ग्रेटर होगा, नन ऑफ दीज होगा। अब आप खुद लॉजिकली सोचो कि भाई मेरे पास रेडियस क्या होता है, सर्कल का रेडियस होता है सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। अब देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से सेंटर का जो भी डिस्टेंस होगा, मुझे लाइन की लेंथ देख के अंदाजा हो रहा है कि यार मेरे पास ये जो भी पॉइंट है, इस पॉइंट से लेके सेंटर तक का जो भी डिस्टेंस होगा, और इस पॉइंट से लेके सर्कल के कोने तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको रेडियस कहते हैं। जाहिर सी बात है बड़ी वैल्यू कौन सी होगी, रेडियस की वैल्यू बड़ी होगी, दूसरी वाली वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि भैया ये जो पॉइंट होगा जो सर्कल के अंदर मौजूद है, इसका डिस्टेंस सेंटर से क्या होगा, लेसर होगा रेडियस के मुकाबले में। किसके बराबर होगा, लेसर होगा ना बेटा, नॉर्मल सी चीज है। आप लॉजिकली सोचो कि भाई तुम्हारे पास एक सर्कल मौजूद है, इस सर्कल के अंदर लेट सपोज यहाँ पे कहीं पे पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है, कोई पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है सर्कल के अंदर, और मुझे पता है कि सर्कल का सेंटर कहां पर है, यहाँ पर है। हमें पता है कि सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस होता है रेडियस के बराबर। तो आप खुद देखो रेडियस बड़ा है या भाई सेंटर से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस बड़ा है, रेडियस का डिस्टेंस बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस कम होगा रेडियस के डिस्टेंस के मुकाबले में। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एक सर्कल के ऊपर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहते हैं सर्कल पासेस थ्रू 2, -1, 2, 3 एंड 4, -1, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर आर डैश। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल मेथड के ऊपर सॉल्व करने पे जाओगे ना, तो आपके पास वही मेथड आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स गिवन है, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया आपको क्या निकालना है, सेंटर का पॉइंट निकालना है। तो अफसोस के साथ कि इस क्वेश्चन को आप किसी तरीके से जल्दी सॉल्व नहीं कर सकते, ये टाइम सकर क्वेश्चन आ रहा है। देखो टाइम सकर क्वेश्चन लाजमी तौर पे पेपर में डाले जाते हैं। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को नहीं दिखाता आपको, मगर मैंने जानबूझ के दिखाया ताकि आपको अंदाजा हो सके कि भाई टाइम सकर क्वेश्चन एक रियलिटी है। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि जो आपके टाइम को सक करने के लिए होते हैं। तो भाई ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, हमेशा सबसे एंड के अंदर, कभी भी स्टार्टिंग में नहीं करना। क्योंकि देखो आपको बेसिकली एग्जामिनर कह रहे हैं कि एक सर्कल पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, आपको सेंटर की वैल्यू निकालनी। अब जब तक आपके पास सर्कल की इक्वेशन नहीं होगी, आप सेंटर का पॉइंट कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो आपको पहले क्या चीज निकालनी पड़ेगी, आपको पहले सर्कल की इक्वेशन फॉर्म करनी है, जिस तरह एफएससी लेवल के ऊपर करते थे सेम। कि देखो मेरे पास यहाँ पे सर्कल पे 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, हमें पता है कि सर्कल की हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx
प्लस का 2FY प्लस का C इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में आपको इसके अलावा और कोई ट्रिक नहीं मिल सकेगी। तो आपने करना है क्या, बारी बारी इन पॉइंट्स को इक्वेशन पे डालना है। तीन इक्वेशंस आएंगी, तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, फाइनली आप G, F और C की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। जब G, F और C आ जाएगा तब खाली आप सर्कल का सेंटर निकाल सकोगे। अगर G और F भी आ जाएगा तब भी सेंटर आ जाएगा फौरन से। तो भैया आपके पास बहुत दफा पेपर में सर्कल की इक्वेशन फॉर्म करने आ सकती है, या फिर सर्कल का सेंटर मांग लेगा या रेडियस मांग लेगा, तो आपको इक्वेशन निकालना इसलिए आनी चाहिए। कैसे निकालोगे सर्कल की इक्वेशन, कि देखो सर्कल पे चूंकि 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूं, इस क्वेश्चन के लिए कोई शॉर्टकट वैलिड नहीं है। जो शॉर्टकट वैलिड है वो बहुत लेंथी है, कि भाई आप पहले वर्टिकल बाइसेक्टर निकालो, हॉरिजॉन्टल बाइसेक्टर निकालो। इट इज अ डिफिकल्ट वन, आपके जहन को कंफ्यूज करने वाली बात है। तो इससे बेहतर ये कि आप आसान मेथड का इस्तेमाल करो। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, टाइम सकर है, तो आपने हमेशा इस क्वेश्चन को लास्ट में अटेंड करना है। तो 2, -1 जो पहला पॉइंट आ रहा है, अगर वो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहां जहां एक्स और वाई आ रहा है वहां पे 2 और -1 को आप प्लॉट कर दीजिए। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 के बराबर, प्लस का साइन -1 का स्क्वायर प्लस का 1 बन गया। फिर 2GX, तो एक्स की जगह पे 2 डालोगे तो ये बन गया 2 2 4G। फिर 2FY, तो वाई की जगह पे -1 आएगा तो ये बन जाएगा मेरे पास नेगेटिव का 2F। आगे आ गया प्लस का C, सही है ना। यानी कि मेरी इक्वेशन क्या बन गई, ये 4 + का 1 5, आगे आ गया प्लस का 4G, आगे आ गया माइनस का 2F, फिर आगे आ गया प्लस का C इक्वल टू 0। मेरे पास देन जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, ये आ रहा है सिंपल 2, 3। तो भाई इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, फिर आगे हो जाएगा +3 का स्क्वायर 9, आगे क्या हो जाएगा प्लस का 2 2 4G, ये हो जाएगा 2 2 4G, फिर आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से 3 2 6F, आगे क्या हो जाएगा प्लस का C। सिंपल तरीके से 4 + का 9 13, और ये आ गया मेरे पास सिंपल 4G प्लस का 6F प्लस का C। हमने दूसरे वाले पॉइंट के अंदर भी अपनी जनरल इक्वेशन में प्लॉट करा, तो जहां जहां एक्स और वाई आ रहे हैं वहां पे आपने एक्स और वाई की वैल्यू को प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से तीसरे पॉइंट को प्लॉट करोगे 4, -1 को, तो जहां जहां एक्स और वाई आ रहा है उसकी वैल्यू के अंदर डालो, तो क्या बन गया 4 का स्क्वायर 16 प्लस के -1 का स्क्वायर 1, आगे हो जाएगा 4 2 8G, आगे हो जाएगा नेगेटिव का 2F, क्योंकि नेगेटिव का 1 है ना, वाई की जगह पे नेगेटिव का 1 आ गया, ये बन गया प्लस का C इक्वल टू 0। 16 + का 1 17, यहां पर आ गया प्लस का 8G माइनस का 2F, इधर आ गया प्लस का C इक्वल टू 0। तो मेरे पास फाइनली मेरी ये तीसरी इक्वेशन आ गई, सही है ना। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई, ये आपकी दूसरी आ गई, ये आपकी तीसरी आ गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। देखो फर्दर सिंप्लीफाई करना, कि आपने सिंपल तरीके से पहली वाली इक्वेशन में से C की वैल्यू को निकालना है और उसको उठा के इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में प्लॉट कर देना है। देन जो आपकी दो नई इक्वेशन आएंगी उनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको फाइनली G और F मिल जाएगा। और सर्कल का सेंटर क्या होता है, सर्कल का सेंटर होता है -G, -F। तो और इसकी कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, इसको आपको नॉर्मल मेथड भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तो भाई मैं इक्वेशन नंबर वन में से C की वैल्यू निकालता हूँ, बाकी तमाम वैल्यू दूसरी तरफ जाएंगी। तो माइनस का 2F जब दूसरी तरफ जाएगा, प्लस का 2F बन गया, प्लस का 4G जब यहां पर आएगा नेगेटिव का 4G बन गया, प्लस का 5 जब यहां पर आएगा नेगेटिव का 5 बन गया। इसको उठा के आपने क्या करना है, फाइनली इस इक्वेशन नंबर 2 में प्लॉट कर दो। तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 13 का 13 प्लस का 4G प्लस का 6F, प्लस के C की जगह पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2F माइनस का 4G माइनस का F इक्वल टू 0। तमाम वैल्यूज को अगर मैं सिंप्लीफिकेशन के ऊपर लेकर जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा देखो 13 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो, 13 - का 5 किसके बराबर होगा, 13 - का 5 बराबर होगा 8 के। 4G प्लस का 2G किसके बराबर आ गया, 4G प्लस का सॉरी 4G में से ये 4G तो कट गया ना, माशाल्लाह से वेरी गुड, 4G में से तो 4G कट रहा है। 6F प्लस का 2F क्या हो जाएगा, ये हो गया 8। अब देखो बेटा इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल तरीके से 4G में से ये -4G क्या हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बच गया, 13 में से अगर मैं 5 को माइनस करूंगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 8 बचेगा। और 6F प्लस का 2F किसके बराबर होगा, ये भी बराबर होगा किसके, 8F के बराबर, इक्वल टू के बाद 0 का 0। प्लस के 8 को जब दूसरी तरफ भेजोगे वहां पे जाके ऑब्वियसली नेगेटिव का 8 बन जाएगा। तो 8 से 8 क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो आपके पास फाइनली F की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -1 के बराबर आ गई। इस तरीके से हमने देखो फौरन से F निकाल लिया। अब आप डायरेक्टली G की वैल्यू भी निकाल लोगे, कैसे, कि देखो ये जो C की आपने इक्वेशन बनाई है ना, इसको उठा के अब आपने दूसरी वाली तीसरी इक्वेशन में प्लॉट कर देना है। तो आपके पास यहाँ से G की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई यहाँ पे जहाँ पे C आ रहा है ना उसकी जगह पे मैं इस इक्वेशन को डालूंगा तो क्या बन गया, ये बन गया 17, आगे आ गया प्लस का 8G, आगे आ गया माइनस का 2F प्लस के C की जगह के ऊपर आपने C की वैल्यू को प्लॉट कर देना है। C की वैल्यू किसके बराबर है, ये बराबर है 2F माइनस का 4G माइनस का 5 इक्वल टू के बाद 0 का 0।
अब देखो बेटा फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करवाओगे। हमने फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए -2f से प्लस का 2f कट जाएगा। 17 में से 5 को जब माइनस करोगे प्लस का 12 बचेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8g माइनस का 4g, ऑब्वियसली सी बात है प्लस का 4g बचेगा। इक्वल टू के बाद जीरो का जीरो, प्लस के 4g को जब दूसरी तरफ भेजोगे तो वहां पे जाके बन जाएगा माइनस का 4g। तो 4 1 जार 4 होता है और 4 3 जार 12 होता है, तो g की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -3 के बराबर। तो भैया आपके निकालना क्या था, सर्कल का सेंटर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सर्कल का सेंटर किसके बराबर होता है, अक्सर बच्चों को ये बात मालूम ही नहीं होती। सर्कल का सेंटर बराबर होता है -g, -f। अभी आपने प्लस का जी प्लस का एफ निकाला है, जरा गौर से बात समझिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी आपने देखो क्या निकाला है, प्लस का जी और प्लस का एफ किसके बराबर आया। प्लस का जी आया -3 के बराबर, प्लस का एफ आया -1 के बराबर। हमें चाहिए नेगेटिव का जी और नेगेटिव का एफ, तो नेगेटिव नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, साइंस कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 3 1 इज द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर। एक चीज अपने जहन में रखिएगा कि बेटा आपके पास कभी भी सर्क अगर पॉइंट्स गिवन और सर्कल की इक्वेशन कैलकुलेट करने आ जाए तो फिर आपके पास कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको सिंपल जनरल इक्वेशन में बारी बारी पॉइंट्स को प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद आपके पास 3 इक्वेशंस आएंगी, तीनों इक्वेशंस को आप हमें सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा ताकि आपके पास जी एफ और सी की वैल्यू आ जाए। तो इस तरीके से क्वेश्चन फाइनली हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दैट्स द लॉजिक ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसी के साथ हमारे आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज भी अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं। इसी के साथ बेटा हमारी आज की क्लास के टॉप 10 एमसीक्यूज अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, ये तमाम बातें मैं अपने बैच के स्टूडेंट्स को लाजमी तौर पे पढ़ाता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, ना सिर्फ नस्ट की बल्कि फास्ट की, यूवीटी की, कॉमसेट्स की, ना सिर्फ नस्ट के नेट 2 की प्रिपरेशन हो, नेट 3 की भी हो, नेट 4 की भी हो, आप किसी कोचिंग सेंटर के अंदर जाओगे वो आपसे क्या बोलेगा, वो आपसे बोलेगा कि भाई कोचिंग वाला कि भाई आपकी 2 महीने का बैच है, 1 महीने का बैच है, 3 महीने का बैच है। व्हाट वी आर ऑफरिंग यू ना सिर्फ नेट 2 नेट 3 नेट 4 बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन, चाहे वो नस्ट है, चाहे वो फास्ट है, चाहे वो यूईटी है, एनईडी है, मेरान है, जीआईके है, कॉमसेट्स है, आईएसटी है, प्याज है। आपके पास पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं इंजीनियरिंग के अंदर, जितनी यूनिवर्सिटीज हैं बिजनेस के अंदर, इन तमाम यूनिवर्सिटीज की कंप्लीट तैयारी आपको कवर करवाई जाएगी। तो लाजमी तौर के ऊपर आपने इस बैच को ज्वाइन करना है। लाजमी तौर पे इस बैच में आपको एक एक चीज डिटेल में पढ़ाई जाएगी, एक एक चीज आपको डिटेल के अंदर सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी गाइडेड इन अ वेरी डिटेल मैनर। तो आपने इस चीज को बहुत तरीके से कवर अप करना है, आपने इस चीज को लाजमी तौर के ऊपर गो थ्रू करना है। इसके अलावा मैंने नस के मोर देन 4000 एमसीक्यूज अभी तक सॉल्व करवा चुका हूं, आने वाले दिनों में मजीद करवाऊंगा। तो आपने इस प्लेलिस्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे जिन्होंने नस के अंदर 150 प्लस का स्कोर किया, उन तमाम बच्चों के एक ही रिमार्क्स थे कि सर इस प्लेलिस्ट से बेतहाशा क्वेश्चन हमारे पेपर्स के अंदर रिपीट हो रहे हैं, इस प्लेलिस्ट से बेतहाशा क्वेश्चन हमारे पेपर्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो सर इस प्लेलिस्ट का बहुत ज्यादा फायदा है। तो मेरी तरफ से कोशिश है मैं जितना भी बिजी हूं आप लोगों के लिए टाइम निकाल के प्लेलिस्ट पे वर्किंग करूं। तो आपने लाजमी तौर पे बेटा इस प्लेलिस्ट के तमाम लेक्चर्स को कवर करना है और आपने कोशिश करनी है कि बहुत अच्छे तरीके से अपनी नस की तैयारी करें, फास्ट की तैयारी करें, जीआईके की तैयारी करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह ताला मुझे बस बहुत सारी दुआओं में अपने याद रखना है। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।